नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपना भारत इस समय बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। कोरोना के दंश से सिर्फ जान ही नहीं अपितु अर्थव्यवस्था भी तबाही की राह पर अग्रसर है। हमारा नेपाल हमसे रूठ गया है तो सस्ते के चक्कर में चीनी सामान खरीद खरीद कर हमने अपने दुश्मन को ही इतना ताकतवर बना दिया है कि वो समूचे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को ही हड़प जाने के ख्वाब देख रहा है। सच कहूँ तो प्राणों से प्यारा हिंदुस्तान इस समय एक ऐसी अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर चुका है जहाँ से निकल पाना असंभव नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर है। जहाँ तक मेरा मानना है चीन हमारी सीमा में घुस चुका है और वापस यथास्थान जाने की बजाय एलएसी पर सैनिक व गोला बारूद जमा करके लड़ने को आमादा हो रहा है। ईश्वर करे चीन के हमारी सीमा में घुस आने का मेरा ख्याल झूठा साबित हो जाए, लेकिन गौरतलब बात यह है कि हम हिंदुस्तानी इतने स्वार्थी क्यों हैं। हम इतने बेवकूफ़ क्यों हैं कि अपने इतिहास से कोई सबक ही सीखना नहीं चाहते। हम इतने मूर्ख क्यों हैं कि राष्ट्रभक्ति की बात करने वाले लोग ही हमें सांप्रदायिक नजर आते हैं। देश जब विपत्तियों में गिरा हो तब भी हम पक्ष विपक्ष में उलझकर कुतर्क क्यों करने लगते हैं। हम ये क्यों चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा तो हो मगर पड़ोसी के घर में। हमारे दुकानदार इतने मुनाफाखोर क्यों हैं कि उन्हें चीनी सामान बेचने में तनिक भी लज्जा नहीं आती। चीनी सामान खरीदने वाला ग्राहक यह क्यों नहीं सोचता कि उसकी जेब से निकला पैसा ही दुश्मन की तोप का बारूद बनकर भारत के सैनिकों पर ही बरसेगा। देश का मुखिया आत्मनिर्भर होने की बात कहे तब भी हम व्यर्थ की बहस में क्यों उलझ जाते हैं। वो कौन सी घड़ी पहनते हैं, वो कौन सा चश्मा लगाते हैं, वो कौन सी गाड़ी में घूमते हैं, उन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति कहाँ से बनवाई। अरे भाड़ में जाए उनकी घड़ी, चश्मा और गाड़ी। पहले हम तो अपने आप को सुधार लें। कह गए हैं हमारे पुरखे कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। अगर वो नहीं सुधरे तो उनकी एक आवाज़ पर दीपक जलाने और ताली व थाली बजाने वाले 130 करोड़ भारतवासी समय आने पर इनका बैंड भी बजा देंगे। मेरे प्यारे मोदी जी, अब समय आ गया है कि अहम त्याग कर रूठे नेपाल को हर हाल में मनाया जाए। नेपाल सिर्फ हमारा पड़ोसी ही नहीं बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने में बुना एक ही माँ का जाया सगा भाई है। यदि नेपाल को मनाना आपके बूते की बात नहीं है तो यह काम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दो, क्योंकि नेपाल के शासक भले ही चीनी भाषा बोल रहे हों लेकिन नेपाल के नागरिकों की खिचड़ी आज भी गोरखनाथ मंदिर में प्राचीन परंपरा के अनुसार ही चढ़ती है। ये बात सच है कि वामपंथियों ने 2006 के बाद से नेपाली करेंसी से गुरु गोरखनाथ का चित्र और चरण पादुका तो हटा दी, लेकिन नेपाल का एकीकरण करने वाले महाराणा पृथ्वी नारायण शाह को गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रदान की गई कटार का प्रतीक हटाने का वो साहस नहीं जुटा पाए। यही वजह है कि नेपाल के कोने कोने में आज भी गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ की कहानियाँ प्रचलित है। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर नेपाल को मनाने में दूर की कौड़ी साबित हो सकते हैं। यह वह सूत्र है जिससे बंद कर नेपाल की जनता और वहाँ का शासक वर्ग हमसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यही नहीं, नेपाल के गोरखा भारतीय सेना का एक गौरवशाली हिस्सा हैं जो भारत के लिए ही जीते और मरते हैं। नरेंद्र भाई, आपसे दूसरा अनुरोध यह है कि भारत के नंबर 1 शत्रु चीन से हर प्रकार का नाता तोड़ लो। हम भारत की जनता इतनी गाफिल हैं कि चीन हमें नेस्तनाबूद कर देगा तो भी हम उसका सामान खरीदना बंद नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तानी जापानियों जैसे राष्ट्रभक्त नहीं हैं जो कि अमेरिका का सस्ता और उन्नत चावल छोड़कर जापान के खेतों में उगाया गया महंगा और घटिया चावल खाकर भी आर्थिक महाशक्ति बन जाएं।
इसलिए मोदी जी, हम जनता जनार्दन के भरोसे मत रहो और चीन के साथ की गई तमाम व्यापारिक संधियों को तोड़ दो। ऐसे में चीनी माल आएगा ही नहीं तो झक मार कर हमें भारतीय सामान ही खरीदना पड़ेगा। कोरोना के वर्तमान दौर में चीन की औकात नहीं है कि लगभग 1 अरब खरीदारों के हाथ से निकल जाने के बाद भी वो अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। ऐसे में संभव है कि चीन सुधर जाए, लेकिन इतने पर भी न माने तो चीन से अब दो दो हाथ कर लेने में भी कोई बुराई नहीं है। चीनी वायरस के चलते कुछ एक को छोड़कर लगभग सभी देश चीन के खिलाफ ही हैं। साथ ही हांगकांग और ताइवान में भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। यही नहीं, भारत सहित कुल 20 देश हैं जिनका चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है और वो भी चीनी सिरदर्द से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहते हैं। गौरतलब बात यह भी है कि हमारा देश अब 1962 वाला भारत नहीं है जो धोखे से चीन के हाथों परास्त हो गया था। उस दगाबाजी के बाद भारत ने चाइना से वर्ष 1967 में 2 और 1987 में 1 कुल 3 लड़ाइयाँ लड़ी और तीनों ही लड़ाई में चीन को भारतीय सैनिकों के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिर्फ भारत ही नहीं अपितु वियतनाम जैसे छोटे से देश के साथ 1979 में हुई लड़ाई में भी चीन ने भारी नुकसान उठाया और उसके 20,000 सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत चीनी हमले का इंतजार करने की बजाय आगे बढ़कर चीन पर आक्रमण करे और चीनी सीमा विवाद से परेशान देशों का नेतृत्व करते हुए इस विस्तारवादी देश को धूल चटाकर ही दम ले। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।